आमदीद, गुड मॉर्निंग आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं दी सलाम जी के गुलिस्तान न्यूज़ का मॉर्निंग शो। मैं हूं आपका मेज़बान हस्बे वादा 8:35 पर हाजिर खिदमत। आज दिसंबर की 12 तारीख सन 2022 है, यानी पहले 10 दिन हमसे चले गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके चंद लम्हात और चंद दिन हमारे पास है साल 2022 के, और ये भी इख्तिताम पजीर हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम साल 2023 की ओर आ रहे हैं। और एक और साल मुकम्मल हो जाएगा जब आप और हम सुबह सुबह गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपके सामने हम आकर कोशिश करते हैं कि आपके सामने आकर जनाब बात करें और ख़बर रखें, तज़िया करें, तबसरा करें। और कुछ नई चीज़ें इन दिनों में हमने शुरू की है, वो आके करके आपके सामने भी रखने की कोशिश की। आज भी मुझे उम्मीद है कि हमारी कोशिश को आप कामयाब बनाएंगे। टेलीविज़न चैनल पर आप देखते रहेंगे और उसके साथ साथ आप देखेंगे जी कहाँ पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हमें अपडेट करेंगे कि मज़ीद इन ट्रांसमिशनों में बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, मज़ीद आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, इस हवाले से भी आप हमें ज़रूर बाखबर कीजिएगा। फ़िलहाल प्रोग्राम का टाइप फॉर्मेट है जी, चूँकि थोड़ी देर में ख़बरें शुरू होंगी, उसके बाद ब्रेक होगा, फिर ख़बर होगी, फिर थोड़ा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के यानी तीसरे पड़ाव पर जब हम आएंगे 9:40 पर, तो हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी, आप और हम गुफ्तगू करेंगे। आखिरी 15 मिनट जो है वो आज आपके लिए वक्फ रखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स को आज शामिल प्रोग्राम करवाया जाए। प्रोग्राम का करते हैं आगाज़। आसिफ रशीद मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। आपको बताएंगे कि 22 तारीख को दिसंबर में माजी में क्या कुछ हुआ है ना। दिसंबर की 22 जब हम खोलते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर अहम तरीन वाक़यात क्या कुछ है बताएंगे आसिफ रशीद, ताकि हम याद रखें हिस्ट्री को भी। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का प्रोग्राम सलाम जेके में। सूरज की नई किरणों के साथ, नए हफ्ते के साथ, नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। तय फॉर्मेट के मुताबिक हम एक पड़ाव पर आगे चलेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इतिहास में आज का दिन खास क्यों है, क्यों इस पर बात करना जरूरी, यानी तारीख क्या कुछ बताती है। हिस्ट्री ऑफ द डे में 12 तारीख की जहां तक बात है, साल 2022 का ये आखिरी महीना, दूसरा हफ्ता लगभग खत्म हो गया है। हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत 1911 में कोलकाता से दिल्ली मुंतकिल किया गया, जब ब्रिटिश निज़ाम के अंदर बंगाल को मुनक़सिम करने की तैयारी थी। तो उस वक्त ये पहला बड़ा कदम था, यानी आज के दिन जो हमारी नेशनल कैपिटल थी वो कोलकाता से दिल्ली मुंतकिल की गई। इटली में 1923 में आज ही के दिन पहला ऐसा मौका था जब पोरिपुर डैम जो था वो फटने से 600 अफराद की जान चली गई थी, यानी तारीख में पहली बार इस डैम के फटने से एक साथ 600 लोगों की मौत हुई। इससे पहले 450 लोग भी इसी तरह के एक हादसे में, जो इस हादसे से चंद महीने पहले हुआ था, जिसमें 450 लोग एक साथ अपनी जान गंवा बैठे थे। वॉशिंगटन डीसी को 1800 में आज ही के दिन अमेरिका का दारुल हुकूमत यानी नेशनल कैपिटल आज के दिन माना गया, करार दिया गया। गुलाम खानदान के हुक्मरान अल्तमश ने 1232 में आज का दिन ही था ग्वालियर पर कब्जा किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 12 तारीख आती है। और इसके अलावा ईरानी शाही फौज ने आज के दिन 1947 में अजरबैजान में दोबारा इक़्तिदार हासिल किया। ईरानी शाही फौज ने 1947 में 12 दिसंबर की तारीख थी। इसके अलावा 1988 में गुलाम इसहाक खान पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए 12 दिसंबर 1988 को, 34 बरस कब्ल। साल 1990 में पाकिस्तान एंटार्क्टिका में तहकीकी मिशन रवाना करने वाला 37वां मुल्क बना। इसके अलावा 1990 के साथ 1884 में आज ही का वो दिन था जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओवल के मकाम पर पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें काफी हंगामा हुआ, विकेटें तक जला दी गई। और मौजूदा वक्त में जो एशेज सीरीज आप देखते हैं, ये उन्हीं विकेट जलाने का नतीजा है कि 1884 में पहले तारीखी टेस्ट मैच में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ओवल में जो कुछ हुआ, उसके बाद एक तरह से क्रिकेट की तारीख बदली। बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी दिखाई जाने लगी, लेकिन उसके बाद दोनों मुल्क एक जैसे एक दूसरे के लिए वैसे ही बन गए जैसे भारत और पाकिस्तान खेल के मैदान में आमने सामने होते हैं। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में जनूबी एशिया से लेकर यूरोप और वस्ती ममालिक तक कुछ अहम पॉइंट्स थे, आपके सामने रखना जरूरी था। प्रोग्राम का आगाज करेंगे, लेकिन जहां आप हमें टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको ये भी बताते चले कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ दीजिएगा और बताएं कि प्रोग्राम कैसा था। अपना ओपिनियन साथ साथ शेयर कीजिएगा। खबरों, तज्जियों, तबसरों पर मबनी प्रोग्राम को लेकर आपकी आरा बहुत ज़रूरी है
दिलचस्प होनी चाहिए, पॉजिटिव रिमार्क्स अपने हम तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बजे तक साथ साथ रहेंगे। आगाज प्रोग्राम का करते हैं इस खबर के साथ कि पड़ोसी मुल्क इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल में है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पर सरहदों पर पिछले कुछ दिनों से तनाव था। अब बिलाखिर वो तनाव फायरिंग में, गोलाबारी में, तशद्दुद में, आगजनी में तब्दील हुआ है और इस वक्त कुल मिलाकर 6 लोग अभी तक अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये 6 के 6 लोग जो हैं वो शहरी, जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स हैं 6 लोग शहरी हैं, 17 लोग जख्मी हुए हैं। ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक। हालांकि पाकिस्तान का इल्जाम है कि बिला इश्तियाल फायरिंग की गई अफगानिस्तान वाली साइड से, यानी तालिबान के फोर्सेस से, लेकिन तालिबान कहता है कि पहली शरारत उस जानिब से की गई, उसमें जवाबी कार्रवाई की गई। ये वो तस्वीरें हैं जब शहरी यहां से निकलते हुए नजर आए पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर से। मजमूई तौर पर सूरत हाल अब तक पुरअमन थी, बहुत हद तक बेहतरी मानी जा रही थी, लेकिन अब जो बन रहा है वो काफी खतरनाक सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। चमन बॉर्डर है और ISPR जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन है पाकिस्तान का, उसने भी तफसीलात शेयर करते हुए इस वाकये की तस्दीक कर दी कि चमन बॉर्डर पर फायरिंग की गई अफगान फोर्सेस की जानिब से। जवाबी कार्रवाई में अब कितने लोग उस तरफ मरे अभी ये कंफर्म ना तो काबुल से ना मीडिया ने किया ना तालिबान के हवाले से, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। 17 से 18 लोग इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक चमन बॉर्डर से हुई फायरिंग में जख्मी हुए हैं, गोलाबारी हुई है, मोटार शेल्स इस्तेमाल किए गए हैं और 6 लोग जो मारे गए हैं, ये 6 के 6 लोग जो नॉर्दर्न रीजन में है, पाकिस्तान वाला इलाका है चमन बॉर्डर पर, यानी ये 6 के 6 पाकिस्तानी शहरी थी जिनके अभी तक बलूचिस्तान वाले इलाके में मारे जाने की तस्दीक पाकिस्तान के ISPR की जानिब से भी कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने, तबाही के मनाजिर और जिस तरीके से पिछले 1.5 माह के दौरान यहां सूरत हाल बन रही थी। बीच में TTP ने भी एक अलग किस्म का ऐलान कर दिया, लेकिन ये मामला जो है ये TTP से हटकर देखा जा रहा है, चूंकि ये अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो फोर्सेज हैं और पाकिस्तानी रेंजर्स दूसरी तरफ है, बलोच फोर्सेज एक तरफ और दूसरी तरफ तालिबान वाली फोर्सेज, वो आमने सामने आई है, जिसमें अभी तक तकरीबन 7 से 8 रिहायशी मकानात तबाह हुए हैं। 1 दर्जन के करीब गाड़ियां हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, आग लगी है गाड़ियों में। ये वो इलाके हैं जहां पर ये जो बॉम्ब पड़े हुए हैं। इसके अलावा ISPR के मुताबिक जो उस तरफ से यानी अफगानिस्तान वाली साइड से हुई फायरिंग है, उसमें तकरीबन 7 गाड़ियां और 3 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर तबाह हुए हैं। मरने वालों की तादाद अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट से जब आपको अपडेट कर रहे हैं तो 6 है। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर इशफाक बनी है। पाकिस्तानी ज़राया ब्लॉग के मुताबिक पाकिस्तान ने काबुल में अफगान हुकूमत से भी रब्ता किया है और मुस्तकबिल में इस तरीके के वाक़यात रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाने का मुतालबा भी किया है। इस हवाले से हुक्काम, जो पाकिस्तानी हुक्काम है, उनका मजीद कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर फोर्सेज पर उस वक्त फायरिंग की गई जब सलाह समझौते की कोशिशें हो रही थी, जिस बीच अफगानिस्तान की फोर्सेज की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिसमें दर्जनों लोगों के जख्मी होने की इतलात की तस्दीक पाकिस्तान की तरफ से की गई और अब तक 6 लोग उसमें मारे भी गए हैं। पुरतनाव सूरत हाल इस वक्त अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर और दो तरफा तिजारत भी अब मुअत्तल कर दी गई है, जो अभी तक का अपडेट है, क्योंकि फिलहाल जब तक सूरत हाल बेहतर ना हो, यही वो रास्ता है। चमन बॉर्डर से चूंकि आर पार लोग जाते हैं और जो दोनों तरफ से तिजारत होती है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान, वो फिलहाल एहतियातन रोकी गई है। कब तक रुकेगी यह अभी कोई कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त तिजारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रुक गई है। सबसे ज्यादा एक दूसरे के मुल्क को गंदम और आटा इन दोनों मालिक की तरफ से भेजा जाता है पाकिस्तान वाली साइड से, और उस तरफ से चूंकि जूट भी इसी रास्ते से आता है तो वो रास्ता फिलहाल एहतियातन बंद कर दिया गया है। चलिए जनाब, वहां पर तो फायरिंग हुई है बॉर्डर पर, लेकिन जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है क्या, ये बताएंगे आपको। और आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट एजेंसीज की तरफ से रिव्यू लिया गया है और उस रिव्यू लेने के बाद ये फैसला लिया गया कि जो इजाफी सिक्योरिटी दस्ते तैनात किए गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को, उन्हें वापस लिया जाए और अपनी कैटेगरी के हिसाब से उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक कमोबेश 20 साबिक वजीर या मेंबरान लेजिस्लेटर, साबिक लेजिस्लेटर्स हैं
जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है, उनकी सिक्योरिटी साइज को कम कर दिया गया है, यानी सिक्योरिटी कवर को कम कर दिया गया है। और लगातार ये एक्सरसाइज जो है वो मैन पावर ऑडिट के तहत की गई है और प्रोसेस मजीद आगे बढ़ेगा जी, मजीद देखा जाएगा और रैशनलाइज किया जाएगा कि जहां पर जितनी ज़रूरत है वहां पर उतनी फोर्सेस तैनात रखी जाए। ये सरकारी तर्जमान के ज़राया जो है, हमारे जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि ये प्रोसेस कोई इस तरीके का नहीं है जहां पर ये देखा जाए कि पॉलिटिकल वेंडिटेटा है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि किस तरीके से जो इंटेलिजेंस और दीगर रिव्यूज आ रहे हैं उसको देखते हुए एक एक्सरसाइज की गई जहां पर ज़्यादा सिक्योरिटी के जवान तैनात थे वहां से हटा दिए गए हैं। अब ये भी माना जरा कि जनाब ये जब पॉलिटिकल वेंडिटेटा की बात आ रही है तो खबर ये आ रही है कि सबसे ज़्यादा लोग जिनकी सिक्योरिटियाँ हटाई गई हैं उनका ताल्लुक या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ताहम सरकारी ज़राया ने इस हवाले से पहले ही वजाहत कर दी कि इसमें पार्टियों का कोई रोल नहीं है। अगर किसी को वॉइस सिक्योरिटी देनी थी उसको जड़ दे दी गई है और जिसको जड़ देनी थी उसको जड़ प्लस दे दी गई और इस तरीके से रैशनलाइज किया गया था, उसको सही करने की सही की गई है। जिसको जितना सिक्योरिटी कवर चाहिए उतना दिया गया है। ऑफिशियल सोर्सेज जो हमें बता रहे हैं और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़राया हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अली मोहम्मद सागर जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर भी रहे हैं, साबिक एमएलए भी हैं और इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी सिक्योरिटी कवर को भी कम कर दिया गया है। इधर पार्टी ज़राया का मानना है कि साबिक लॉ मिनिस्टर सैफुल्लाह मीर, चौधरी मोहम्मद रमजान और दीगर वुज़रा के सिक्योरिटी कवर्स को कम कर दिया गया है। साबिक स्पीकर मुबारक गुल का नाम इसमें है, साबिक डिप्टी स्पीकर सरताज मदनी साहब का नाम इसमें है। उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक, जिला सदर और साबिक एमएलए पीर आफाक, अली मोहम्मद डार, जीएस ओबराय, कैसर लोन, अहमद शाह, मंजूर अहमद वानी, गुलाम नबी शाहीन, शेख अहमद सालूरा, मोहम्मद आसिम खान, आसिया नकाज जैसे वो लीडर सामने हैं जिनको सिक्योरिटी कवर में कमी कर दी गई है और ये सिर्फ रैशनलाइज करने के लिए की गई है। ये जरा याद भी रखिएगा जो लगातार कहा जा रहा है। सिक्योरिटी विंग जो है वो लगातार मैन पावर ऑडिट करती है और उसी मैन पावर ऑडिट के तहत जिसको जितने सिक्योरिटी ऑफिशियल चाहिए ने पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर लगाने हैं उतने उनको दे दिए गए हैं और एज पर कैटेगरियाँ जो है वो सब कुछ किया जा रहा है। अबाउट द कैटेगरी किसी को भी कुछ नहीं दिया जाएगा। 1996 के बाद सिक्योरिटी कवर देना शुरू कर दिया गया था सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से और ये थ्रेट परसेप्शन जिसको जितना है उसको उस हिसाब से सिक्योरिटी कवर दिया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5 दिसंबर को भी ये मामला उठाया था और कहा गया था कि आनन फानन में किस तरीके से सिक्योरिटियाँ हटाई जाती है और आनन फानन में किस तरीके से सिक्योरिटियाँ दी जाती है उन लोगों को जिन्हें सिक्योरिटी थ्रेट भी नहीं होता है। ये दरअसल एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। आज सरकार का जो ऑफिशियल स्टैंड है या जो हमें ज़राया बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये दरअसल एक सेट प्रैक्टिस है, उसी प्रैक्टिस को देखते हुए किया जा रहा है। तमाम दर्जनों एमएलए, साबिक एमएलए और साबिक वज़रा के नाम सामने आ रहे हैं जिनके सिक्योरिटी कवर को कम कर दिया गया है। तो ये जनाब आज बड़ी खबर के तौर पर हमने आपके सामने रखी और थोड़ी देर में इस पर रिएक्शंस भी बहुत ज्यादा आएंगे क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां इस पर खामोश बैठती नहीं है। उन्होंने इस पर ह्यू एंड क्राई मचाना है कि जनाब एक पार्टी को ज्यादा कवर मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है। तो इस तरीके से हंगामा आज पूरे दिन आप इस पूरे मामले पर देखें। तो आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखेंगे तो ज़राया जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि असेसमेंट की गई है और रैशनलाइज किया जा रहा है कि जहां पर जितनी जरूरत है वहां पर इतने फोर्सेस को तैनात किया जाए। जी आसिफ, चलिए ये इजाफी फोर्सेस हटाने के हवाले से बात हुई है। जैसे जैसे इस पर मजीद रिएक्शंस आएंगे आप तक पहुंचाएंगे। बात जम्मू कश्मीर की छिड़ी है तो आपको जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक और इस वक्त मुसीबत बन रही है वो कुछ बीमारियां हैं। पहले डेंगू के केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे थे, 18 लोग अभी तक अपनी जान इस वायरस से गंवा चुके हैं। लेकिन एक और बीमारी जिसने जनूबी कश्मीर के कुलगाम में दस्तक दी, अभी ये बीमारी कहां तक पहुंची है, कितने इलाकों में फैली है, इसकी ऑफिशियली भी तस्दीक करने की कोशिश तब तक नहीं होगी जब तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टीमें रवाना करके ये देखने की कोशिश नहीं हो रही है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट स्पेशली जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां पर पिछले अगर आप 48 से 72 घंटों के दौरान देखेंगे तो 2 बच्चों की मौत हुई है और आलूदा पानी इस्तेमाल करने से मौत हुई। बाद में इसकी तस्दीक भी हुई कि यरकान की बीमारी या जो इस वक्त इंतजामिया के मुताबिक हेपेटाइटिस की बीमारी जो है या जिसकी वजह से ये बीमारी अभी तक हेपेटाइटिस ए जो मुआलिजीन के मुताबिक
जिसकी वजह से 2 बच्चों की मौत हुई है। कुल मिलाकर साउथ कश्मीर के कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर 2 से 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक बहुत सारे बच्चे बीमार हुए, 2 लोगों की अभी तक मौत हुई है, बच्चे दोनों थे और एक ही इलाके से, एक ही एरिया से दोनों बच्चों की मौत के बाद इस पर रिएक्शन भी आया। लेकिन अभी तक की जो ताजा तरीन सूरत हाल है, ज्यादातर जो बातें सामने आ रही थी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर यानी 3 से 4 इलाके बिलखुसूस जो आपस में जुड़े हैं, बिल्कुल नजदीक में है, पास पास है, आलूदा पानी इस्तेमाल करने से या पानी में कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से इस्तेमाल करते ही बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, वो अस्पतालों के बेड तक पहुंच रहे हैं। सूरत हाल ऐसे बनी कि 1 दर्जन के करीब जब बच्चे बीमार हुए, मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें आई। पहले बच्चे की मौत हुई तो घर वालों ने कहा कि इसमें इस तरह ये पानी इस्तेमाल करने के बाद ये बीमार पड़ा था। जब दूसरे बच्चे की कल मौत हुई तो उसके बाद मजीद इस पर सवालात उठे कि अगर इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा था कि पानी बिल्कुल साफ है, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, जिस तरीके से अवामी हलकों में काफी नाराजगी थी, उस पर क्लियरेंस देने की कोशिश हुई। लेकिन इस वक्त पता ये चलता है कि ये बीमारी या जो पानी की आलूदा पानी इस्तेमाल करने से ये जो हेपेटाइटिस ए का शिकार लोग हो रहे हैं, इनमें आप साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, हालांकि रिएक्शंस आना जरूरी था वो बाद में हुए, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक जिन लोगों को का इलाज भी चल रहा है, इशफाक ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक बड़े अस्पतालों में भी जो लोग पहुंचे हैं वो भी ज्यादातर शिकायत लगभग वैसी ही हैं जिससे यरकान की बीमारी फूट पड़ी है जी, हेपेटाइटिस 2 बच्चों की जान हम कह रहे हैं। और हेपेटाइटिस बीमारी से जहां 2 बच्चों की अब जान चली गई, पहले एक था, कल एक और की मौत हुई है। दहशत खौफ जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर है और ये दहशत और खौफ मौत का नहीं है बल्कि ये डर सताया जा रहा है कि क्या अभी 12 से 15 सैंपल्स लिए गए थे, 5-6 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, घर में उनका इलाज चल रहा है, कुछ लोग अस्पताल लाए भी गए थे, स्टेबल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार इंतजामिया की नोट्स में इस बात को लाया गया था कि पीने का पानी जो सोर्स है वहां पर जनाब गंदगी है, जिसकी वजह से ये पीने का पानी सही नहीं है। हो सकता है कि ये एक बुनियादी वजह हो, ये मकामी आबादी का मानना है। इलाके में फैले वबाई बीमारी पर काबू पाने के लिए कुलगाम और जिला अनंतनाग की इंतजामिया की सूरत हाल पर निपटने के लिए वहां पर जहां सलाह मशवरा भी चल रहा है, ताहम गहरी निगाह भी रखी जा रही है। लोगों में खौफ व दहशत के बीच इलाके के अंदर तिबी माहिरीन की टीमें भी रवाना कर दी गई है। कल हमने देखा कि डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर भी वहां पर मौजूद थे, जहां पर खुद उन्होंने लोगों से बात की। और ताहम अभी भी सूरत हाल जो है वो पुरतना बनी है और सीएमओ कुलगाम और दीगर लोगों के मुताबिक अभी भी लोगों की काउंसलिंग की जरूरत है ताकि दहशत से वो बाहर आ सकते। फिलहाल 24 अगर आप देखेंगे तो 48 घंटों के दौरान 2 बच्चों की मौत हुई है और दोनों बच्चों की मौत हेपेटाइटिस की वजह से हुई है, यानी अरकान की वजह से हुई है, जिससे आसपास के इलाके में भी जो है तनाव जैसा सूरत हाल बनी हुई है। अब याद रखिएगा, अगर हम इसी खबर को लेके जी सोर्स जो है इसका पानी का जो सोर्स है वो गंदा हो गया है जी, और वो गंदा पानी जो है वो हमारे नलों के जरिए से हम तक पहुंच रहा है। अगर इसको हम सही माने तो सोर्स को गंदा करने वाले कौन है? मकामी आबादी के वो लोग जो सोर्स के बिल्कुल जहां पर पानी लिया जाता है, जिस नाले से पानी लिया जाता है, जिस चश्मे से पानी लिया जाता है, वहां की मकामी आबादी ने उसको इतना गंदा कर दिया कि अब जब ये आगे पानी जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो पीने के लायक नहीं है। तो हमने अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। ठीक है कि गवर्नमेंट को एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो हिफ्ज़ान सेहत का ख्याल रखे और लोगों की जिंदगियों का ख्याल रखे, लेकिन हमने भी ये सोचना होगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या मेरे किसी भी कदम से, मेरे किसी भी अमल से दूसरे आदमी का भला हो रहा है या बुरा हो रहा है। जल्दबाज में कभी हम ऐसे इक़दाम उठाते हैं जिसके इस तरीके के नताइज सामने आते हैं कि लोग मौत की आगोश में भी चले जाते हैं। तो हम भी खुद अपनी जिम्मेदारियों को समझे और इंतजामिया भी जिम्मेदारियों को समझे। इसी उम्मीद के साथ अपनी एक और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात जरा मौसम के मिजाज की भी बताते हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यखबस्ता हवाओं में भी नरमी आई है, ताहम 2 मकामात ऐसे हैं जो आज के दिन में भी मनफी दर्जे हरारत दिखा रहे हैं। टेम्परेचर वहां पर आज भी मनफी है। एक तो पहलगाम जहां पर दर्जे हरारत -5 तक चला गया है, और उसके साथ साथ गुलमर्ग जहां पर दर्जे हरारत -4 तक चला गया है। लगातार मौसम का मिजाज जो है वो बदल रहा है, लेकिन शहर के अंदर मतला और आलूद रहा कुछ देर वक्फे के लिए। उसके बाद धूप ने भी अपना कमाल दिखाया और उस कमाल की वजह से दिन के दर्जे हरारत में भी थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिली, और श्रीनगर के अंदर रात के दर्जे हरारत में भी नुमाया बेहतरी जो है वो देखने को मिली। जो शिद्दत
3-4 डिग्री की पिछले कई दिनों से श्रीनगर के अंदर देखने को मिल रही थी, उसमें थोड़ी सी राहत जो है वो जरूर देखने को मिली। नंबर 1। नंबर 2, जो धुंध सुबह सुबह कोहरा और धुंध की वजह से गाड़ियों की आवाजाही को नुकसान होता था, नहीं चल पाती थी, उसमें भी बेहतरी के आसार जो है वो साफ नजर आ रहे हैं। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मौसमियात महकमे की पेशन गोई के मुताबिक मजीद बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी और आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर मौसम जो है वो और बेहतर रहेगा। 10 दिनों तक महकमे मौसमियात की पेशन गोई ये है कि बेहतर निज़ाम रहेगा। कुल मिलाकर अभी तक आप देखेंगे महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 20 दिसंबर के बाद एक बार फिर से हालांकि वेट स्पेल की उम्मीद है, लेकिन 20 दिसंबर तक फिलहाल नहीं। दूसरी बात ये नेशनल हाईवेज की अपडेट भी साथ साथ आपको बताते चले। मुगल रोड अभी भी हमारी जानकारी के मुताबिक बंद है, जैसे इस पर फर्दर अपडेट हो सकता है दोपहर तक, क्योंकि मौसम आहिस्ता आहिस्ता है साफ हो रहा है, तो साथ साथ मशीनरी भी काम कर रही है, तो शायद बाद दोपहर खोला भी जा सकता है। एक तरफ से गाड़ियों को चलने की इजाजत भी मिल सकती है। कम बर्फबारी थी लेकिन गाड़ियां, ये जो ट्रैफिक का सिलसिला मुतासिर जरूर हुआ था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर फिलहाल गाड़ियां चल रही हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं है। श्रीनगर लेह शाहरा पर हमारी इतलात के मुताबिक वन वे ट्रैफिक जो है वो शुरू करने के लिए भी तैयारियां काफी जोरों पर हैं, क्योंकि जोजिला के मकाम पर परसों रात को जो बर्फबारी हुई और फिर पूरी रात को बीच बीच में वक्फे से बर्फबारी होती रही, उसने कल दिन भी ट्रैफिक के निजाम को मुतासिर किया। इधर हमारी इतलात के मुताबिक बांडीपुरा गुरेज सड़क को भी जैसे जैसे बर्फ कम हो रही है वैसे वैसे खोलने के लिए साथ साथ इजाजत दे दी गई है। लेकिन अभी इस बात का भी इंतजार करना होगा कि मुगल रोड और श्रीनगर लेह शाहरा पर फर्दर जो अपडेट होगा वो भी आपको बताएंगे। क्या सीधे श्रीनगर चलेंगे, फोन लाइन पर हमारे साथ इरफान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान जरा अपडेट कीजिएगा। खबर दिल्ली में यह है कि जनाब सूरत हाल कदरे बेहतर है श्रीनगर की, जहां पर रात के दर्जा हरारत में भी बेहतरी आई है, और लेकिन पहलगाम और गुलमर्ग -4 और -5 के बीच में ठिठर रहा है। देखिए गौर साहब, बिल्कुल जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर देखा जाए जो नाइट टेम्परेचर जो है तकरीबन 2 प्रीमियर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को लेकर पहलगाम और गुलमर्ग की अगर मैं बात करूं, जहां पर थोड़ा सा स्लाइड कह सकते हैं, वहां पर भी चेंज आई है। पहलगाम को लेकर बात करें तो मनफी वहां भी चल रहा है, गुलमर्ग को वहां भी चल रहा है, मगर दीगर अगर शहर श्रीनगर या सेंट्रल कश्मीर की मैं बात करूं, एक ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर होना, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वेट वेदर। जो बारिशें हुई है, बारिशों की वजह से जो है जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि मनफी अशारिया चल रहा था और कोहरा चल रहा था, इन बिटवीन अगर देखे थोड़ा सा फ्रोजन एटमॉस्फेयर हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा चेंज जरूर आई है, तब्दीली आई है, जिससे हम कह सकते हैं कि सब जीरो टेम्परेचर जो है तकरीबन चला गया है। और मौसमी महकमे का भी ये मानना है कि 13 दिसंबर तक जो है तकरीबन ये सब टेम्परेचर जो है, सब जीरो टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है। मगर इन बिटवीन अगर बात करें गौर साहब, 12 और 13 के बीच में एक और मगरिबी हवाओं का असर जो है वो वादी कश्मीर में बताया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर बालाई इलाकों को लेकर हल्की बर्फबारी और हल्की बारिशें हो सकती है। मैदानी इलाकों पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, जबकि हम देख रहे हैं कि मीनवाइल मुगल शहरा, सिंथन टॉप या कश्तवाड़ जो है तकरीबन स्नोफॉल की वजह से जो रोड है उसे क्लोज भी किया गया था। मगर ये सारी चीजें प्रोसेस में जरूर चल रही है, मगर साथ में ये भी बताया जा रहा है कि श्रीनगर लेह हाईवे जो है उसे भी क्लोज कर दिया गया है, बिकॉज जोजिला में जो बर्फबारी हुई है उसको अब क्लियर करने के लिए मेन एंड मशीनरी जो है वो लगी हुई है। फिलहाल मौसमी महकमे का मानना वादी कश्मीर में सब जीरो टेम्परेचर और लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजल अपडेट करने के लिए कि श्रीनगर शहर के अंदर दर्जा हरारत में नुमाया बेहतरी आई है और आने वाले 10 दिनों तक अब किसी तरीके से किसी भी मौसमियात महकमे की पेशन गोई के मुताबिक बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। अब ज़रा बताते हैं आपको कि चूंकि ये साल आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्तिताम की ओर जा रहा है, आज 12 तारीख है, 12वां महीना है, यानी चंद दिन हमारे पास है, तो ये पूरा साल मिलिटेंसी के एंगल से कैसा हुआ है और सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट के लोग इस पूरे साल को कैसे देखते हैं, एक बड़ा सवाल है। तो बड़ा बयान भी है और बड़ी बात भी यह है कि इस साल में सिक्योरिटी एजेंसीज को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली है और जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस का यह दावा है कि कोई भी टॉप मोस्ट मिलिटेंट कमांडर अब बचा नहीं है जो मिलिटेंसी की कमान कर सके। कोई भी टॉप मिलिटेंट कमांडर नहीं बचा है जो जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस साल अब तक यानी 11 तारीख तक, आज 12 तारीख है, तो 11 तारीख तक के जो फिगर्स है वो ये है कि रवा साल के दौरान
44 ऐसे मिलिटेंट मारे गए हैं जो इंतहाई मतलूब तरीन लिस्ट में रखे गए थे और इंतहाई मतलूब थे पुलिस को। 44 मिलिटेंट इस साल मारने का दावा जो है वो पुलिस की तरफ से किया गया है और ये भी साफ कर दिया गया है कि इंतहा पसंदी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ अपने सबसे नीचे वाले लेवल पर आ गई है। जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलविस लोग हुआ करते थे वो भी अब खुद को बचाने के लिए इससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस का मानना है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि हम किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी खड़ा है, सिक्योरिटी और एस्टैब्लिशमेंट के लोग इस पर काम कर रहे हैं कि जो टेरर फाइनेंसिंग का मामला है इसको मुकम्मल तौर पर किस तरीके से तबाह किया जाए ताकि किसी भी तरीके से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ना चल पाए। ड्रग्स से लेकर दीगर मामला पर भी गहरी नजर रखी जा रही है और बैक टू बैक बड़े हमले और बड़ी कार्रवाइयां जो है वो की गई है, जिसका ये नतीजा है कि आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर अमन होगा जी जम्मू कश्मीर के अंदर। फिलहाल दूसरी खबर पर ये बाइक चलानी है। बहुत बड़ा सहयोग लोगों का है, बहुत बड़ा सहयोग नौजवान तबके का हमारे साथ है। इसी वजह से मिलिटेंसी इस वक्त बिल्कुल नीचे आ चुकी है और जो बचा कुचा हिस्सा है इसको भी खत्म किया जाएगा। तो अगर हम मिलिटेंसी की बात करेंगे तो अभी जम्मू डिवीजन जो है, जम्मू डिवीजन में एक्टिविटीज फिर बढ़ने लगी हैं। क्या आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रेशर है मिलिटेंट्स पे, अब वो फोकस शिफ्ट कर रहे हैं जम्मू की तरफ और यहाँ किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, जम्मू की तरफ फोकस शिफ्ट करने का जो सिलसिला है वो ऐसा नहीं है कि बीच में पूरी तरह सब कुछ जम्मू में बंद था, ऐसा कभी नहीं हुआ। बीच बीच में कभी फदाइन की फॉर्म में, कभी किसी कैंप के ऊपर अलग तरह की कोई कार्रवाई के तरीके से कोई ना कोई काम यहाँ पर मिलिटेंसी का चलता रहा है। ये अलग बात है कि अब जम्मू के सारे जिले मिलिटेंसी से मुक्त हैं, सिवाय एक जिले को छोड़ के जहाँ पर 3-4 लोग बचे हैं और बड़ी तेजी से सख्ती से कार्रवाई वहाँ पर भी चल रही है, वहाँ पर भी सफाया हो जाएगा। अभी ये जो जिस तरह की साजिशें दोबारा से कहीं कहीं कुछ सेल्स को मॉड्यूल्स को एक्टिवेट करने की हैं, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, एजेंसीज पूरी तरह हमारी मुस्तैद हैं और कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब कोई ना कोई नया मॉड्यूल, नई साजिश जो सामने नहीं आती और हम उसको नाकाम नहीं करते। ये कोशिश है उनकी कि मिलिटेंसी का कोई ना कोई एलिमेंट्स जहां पर रीएक्टिवेट किए जाएं। मगर चलिए, डीजीपी दिलबाग सिंह बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर में या जम्मू सूबे के अंदर मिलिटेंसी तकरीबन खत्म हुई और निचली सतह पर पहुंची है। कह रहे हैं कि जम्मू प्रोविंस में सिर्फ एक जिला है जहां पर चंद लोग बचे हैं, बाकी तमाम अजला को तकरीबन साफ व शफाफ कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया की भी करते हैं। एक और कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से उठाया जा रहा है और अब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार के मुताबिक तकरीबन हर खानदान को एक मुनफरिद कोड होना चाहिए। सरकार के मुताबिक ये अल्फा न्यूमेरिक कोड, जिसका मतलब हुकूमत एक मुस्तनद डेटाबेस बनाएगी और जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है, किसको फायदा मिला, किसको नहीं मिला, किसको मिलना चाहिए, कौन अहल अफराद हैं, इसकी शनाख्त आसानी से हो सके। एक मंसूबा जो कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चला है, पहचान पत्र का, एक शहरी की शनाख्त होना और कौन लोग हैं जो सरकारी स्कीमों के मुस्तहिक हैं। मरकज की तरफ से जो शहरियों के लिए स्कीमें शुरू की जाती हैं उसका फायदा मुस्तहिक अफराद को पहुंचे, इसके लिए जो मुस्तनद डेटाबेस तैयार किया जाता है उस बेस पर सरकार मानती है कि ये जो न्यूमेरिक कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड, ये हर खानदान के पास यूनियन टेरिटरी के अंदर भी होना चाहिए, बल्कि होगा भी और शनाख्त के लिए, आम शहरियों के लिए और भी आसानी और हुकाम के लिए भी या मुतलकिन के लिए और भी आसानियां पैदा हो सकती हैं। मीर हिलाल हंजूरी हमारे साथ श्रीनगर से मजीद इस पर तफसीलात के लिए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। और क्या कुछ अगराज़ व मकासद इस स्कीम के पीछे हो सकते हैं? सरकार का ये वाला जो प्लान है, एक अलग किस्म का कोड होना, फिर मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों से आप कैसे मुस्तफीद होंगे, कैसे ये पहचान होगी और क्या फर्दर प्लान है सरकार का? देखिए, वक्त के साथ साथ जब जदीदियत आ जाती है तो फिर नई चीजें और सभी चीजों को डिजिटलाइज करना और सभी चीजें आधार बेस बनाना और सभी चीजें
एक नंबर बेस बनाना ये वक्त की अहम जरूरत बन जाती है। दरअसल जब भी हम किसी भी सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए या किसी भी सर्विस के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स जो है एक साथ सबमिट करने पड़ते हैं। तो इस चीज को खत्म करने का प्लान रखते हुए और इस हवाले से एक मंसूबा बनाते हुए जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने अब ये इनिशिएटिव लिया है और इस हवाले से बाज़ाब्ता एक प्रपोजल जो है उस पर डिस्कस किया जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा के अंदर जो परिवार पहचान पत्र है उसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक जो है अल्फा न्यूमेरिक बेस एक कार्ड बनाया जाए, जिसके जरिए खानदानों को अब इंडिविजुअल्स को फैसिलिटीज अवेल करने का मौका मिल जाए। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट होगा जो आपने कहीं पर भी भरना होगा और ये डॉक्यूमेंट इसमें वो सारी चीजें होंगी, चाहे आधार हो, चाहे इलेक्शन कार्ड हो, चाहे और कोई कार्ड हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं नहीं है, ये सारी चीजें इस कार्ड को बनाने के लिए बहुत जरूरी होंगे। और ये साबित कर देगा कि अगर आपके पास ये कार्ड है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास सभी शनाख्त या जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं और कोई भी सर्विस अवेल करने के लिए आपने ये एक कार्ड दाखिल करना होगा। हालांकि इसमें अभी ये 4 साल का प्लान है, अभी देखेंगे कि किस तरह से ये एग्जीक्यूट हो जाता है और किस तरह से इस पर काम हो जाता है, लेकिन एक कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की जानब से अब की गई है कि अल्फा न्यूमेरिक कोड जो है अब वो किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए यहां पर मुतारिफ कराया जा रहा है। अच्छा जी, ये इस पर कुछ सियासी जमातों का भी एतराज है और उनका मानना है कि ये डाटाबेस बनाने क्यों जरूरी है जी, जब हमारे पास अभी सेंसस नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, और किन लोगों को ये डाटा दिया जाएगा, क्या इसमें गैर रियासती लोगों को भी डाटा यहाँ पर दिया जाएगा ताकि उनके लिए एक एक्सेस बनाई जाए। यानी अभी सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास है, क्योंकि हमें याद है कटरा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस पर उस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि जो हरियाणा के अंदर हमारी पॉलिसीज हैं इंप्लीमेंट हो रही है उसी तरीके का मॉडल हम जी ई गवर्नेंस में ले लेंगे ताकि हमारे लोगों को भी फायदा मिले। अभी ये सिर्फ टेबल टू टेबल बहुत बात हो रही है, एक पॉलिसी बन रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है ये इंप्लीमेंट भी हो, लेकिन उससे पहले ही सियासी जमातों ने जिस तरीके का सवाल उठाना इस पर शुरू किया है, क्या इसको सियासी मजबूरी माने या वाकईतन उनके सवालात कहीं ना कहीं जेन्युइन भी है? देखिए गौहर, जब भी कोई नया इनिशिएटिव होता है और सरकार भी जब तक ना उस पर मुकम्मल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए तब तक खदशात रहते हैं। और पर्टिकुलरली जब जम्मू कश्मीर जैसा खित्ता होगा जो पॉलिटिकली और दूसरे एतबारों से भी हम देखते हैं कि काफी इंतहाई हसास इलाका है और यहां पर जब भी कोई इनिशिएटिव इस तरह कर लिया जाता है तो उस पर 100 बार पहले सोचा जाता है। तो इस वजह से कुछ तासुरात या कुछ सवालात अगर कुछ हलकों की जनब से उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है कि उन सवालात को पूरी तरह से जवाब दिया जाए और लोगों को मुतमईन किया जाए और तभी जाकर इस पॉलिसी की या इस मनसूबाबंदी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन जाए। दूसरी बात इसकी सिक्योरिटी की, क्योंकि जब इसमें डेटा हम प्रोवाइड करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है और इस सिक्योरिटी पर भी अब जो सरकार है वो जो कंसर्न लोग हैं उनके साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि इसको कैसे सिक्योर किया जाए ताकि किसी भी फर्द की या किसी भी खानदान की जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए। तो अभी चूंकि ये इब्तिदाई मरहले में ही है, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है और इस हवाले से एक प्रपोजल बनने जा रहे हैं, तो अभी इसकी एग्जीक्यूशन जो है जैसे कि मैंने कहा कि 4 साल इसमें कम बेश लग सकते हैं। तो अभी इसमें जो पेचीदगियां होंगी या कुछ कमियां होंगी, पेशियां होंगी, उसको सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा कदम, अब आपको फैमिली पहचान पत्र मिलने जा रहा है और इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर जो है वो काम शुरू किया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के खदशात अपनी जगह, लेकिन इंतजामिया का मानना है कि ये पहचान पत्र मुख्तलिफ पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, कौमी और रियासती सतह की स्कीमों को फाल और मुतहरिक बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है और इसका इतलाक पहले ही हरियाणा के अंदर हो चुका है और अब हम इसी मॉडल को जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू करेंगे। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से इस बात को कहा गया। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के उस पार आएंगे तो खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटा सा तिजारती वक्फा।